वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में बैनुल-अक़वामी मालियाती खदमात मरकज़ अथॉरिटी के हेडक्वार्टर का रखा संगे बुनियाद। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत की पहली बैनुल-अक़वामी बिलियन एक्सचेंज का भी किया आगाज। वज़ीर-ए-आज़म के चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी के 42वें कन्वोकेशन में शिरकत, तलबा को मेडल और डिग्रियां पेश की। नौजवानों को मुल्क की तरक्की का इंजन बताते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, भारत के नौजवानों की जानिब उम्मीद से देख रही है पूरी दुनिया। मानसून इजलास के 10वें रोज भी पार्लियामेंट में अपोजिशन का हंगामा आराई के 22 दोनों ऐवानों की कार्रवाई पीर तक मुलतवी। दोनों ही ऐवानों में अहम कानून साजी की कार्रवाई थी, फहरिस्त बंद। दिल्ली हाई कोर्ट ने गवाबार तनाजे में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की तरफ से दायर हतक इज्जत के मुकदमे पर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश, पवन खेड़ा और डिसूजा को जारी किया सम्मन। हाई कोर्ट की तीनों रहनुमाओं की तमाम सोशल प्लेटफॉर्म से मुताल्लिका पोस्ट्स हटाने की भी हिदायत। आसाम में अलकायदा के दहशतगर्द मॉड्यूल का पर्दाफाश, 11 दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्दों का अलकायदा से है ताल्लुक। मदरसे की आड़ में दहशतगर्दी के मॉड्यूल चलाने का इल्जाम। साल 2021-22 में मुल्क में रिकॉर्ड FDI सरमायाकारी, गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 76% का जबरदस्त इजाफा। भारतीय IT, सॉफ्टवेयर और ऑटो सेक्टर सरमायाकारों की पहली पसंद। दौलत मुश्तरका खेलों के टेबल टेनिस इवेंट में दिफाई भारतीय वीमेन टीम ने अपनी मुहिम का फतेह के साथ किया आगाज। अपने पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को 3-0 से दी शिकस्त। खवातीन T20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला। और भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज। अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरेगी भारतीय टीम। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में बैनुल-अक़वामी मालियाती खदमत मरकज़ अथॉरिटी के हेडक्वार्टर का संगे बुनियाद रखा। गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का तस्वुर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के लिए मालियाती और टेक्नोलॉजी खदमात के लिए एक मरबूत मरकज़ के तौर पर किया गया है। इमारत का एक मशहूर ढांचे के तौर पर तस्वुर किया गया है, जो कि एक सरकर्दा बैनुल-अक़वामी मालियाती मरकज़ के तौर पर गिफ्ट IFSC की बढ़ती हुई अहमियत को जाहिर करता है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर भारत की पहली बैनुल-अक़वामी बिलियन एक्सचेंज का भी आगाज किया। IFSC में भारत का पहला बैनुल-अक़वामी बिलियन एक्सचेंज है। IIBX भारत में गोल्ड फाइनेंस को फरोग देने के अलावा जिम्मेदाराना सोर्सिंग और क्वालिटी इंश्योरेंस के साथ वैल्यू एडिशन का पता लगाने की सहूलत फराहम करेगा। भारत की पहचान एक मार्केट मेकर की भी होनी चाहिए। IIBX इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी गोल्ड से जुड़ी इंडस्ट्री के प्लेयर्स को, खासतौर पर ज्वेलर्स को
ये विस्तार करने में मदद करेगा, उनके लिए नए अवसरों का मार्ग बनाएगा। वो डायरेक्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से सीधे बुलियन खरीद सकेंगे और इंटरनेशनल प्राइस डिस्कवरी में पार्टिसिपेट भी करेंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में मारूफ अन्ना यूनिवर्सिटी के 42वें कन्वोकेशन में हिस्सा लिया। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने 69 तलबा को सोने के तमगे और असनाद तकसीम की। ख्याल रहे कि अन्ना यूनिवर्सिटी का क़याम 4 सितंबर 1978 को हुआ था। इसका नाम तमिलनाडु के साबिक वजीर आला CN अन्नादुरई के नाम पर रखा गया है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर-ए-आज़म मोदी ने नौजवानों को मुल्क की तरक्की का इंजन बताया। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के नौजवानों को उम्मीद की नजर से देख रही है। The whole world is looking at India's youth with hope because you are the growth engines of the country and India is the world's growth engine. It is a great honor. It is also a great responsibility which I am sure you will excel in. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सनत और इख्तरा के शोबे में मुल्क में हुई तरक्की का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की इस शोबे में कायद की हैसियत रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क ने रुकावटों को मौके भी तब्दील किया है। Today every sector in India is bursting with new life, whether it is industry, innovation, investment or international trade. India at the forefront. Our country recorded the highest ever exports of goods and services. We expected food grain at a crucial time for the world. We recently signed a trade deal with UAE to our west and with Australia to our east. India is becoming a vital link in global supply chains. We have the chance to make the greatest impact now as India is converting obstacles into opportunities. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तकनीक के दौर में मुल्क के हक़ में 3 अहम अवामिल हैं। उन्होंने कहा कि गरीब से गरीब शख्स भी इसे अपना रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रिस्क लेने वालों में यकीन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब सूरत हाल बिल्कुल बरक्स हो चुकी है और पहले ही समाजी मौक़े पर एक नौजवान के लिए ये कहना मुश्किल था कि वो एक कारोबारी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि एक मजबूत हुकूमत सब कुछ या सभी को कंट्रोल नहीं करती है। उन्होंने ये भी कहा कि रुकावट पैदा नहीं करती बल्कि पूरी तरह से जवाबदेह होती है। Earlier, there was a notion that a strong government means it should control everything and everyone. A strong government controls the system's impulse to interfere. A strong government is not restrictive but is responsive. A strong government does not move into every domain. It limits itself and makes space for people's talent. A strong government strength lies in its humility to accept that it cannot know or do everything. This is why you see reforms in every sphere that make greater space for the people and their freedom. हरदिल अजीज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अन्ना यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट तलबा से उनके क्लासरूम्स में मुलाकात की। ये तलबा जगह की कमी की वजह से अन्ना यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन के मरकजी मकाम पर नहीं पहुंच पाए थे।
with you. Enjoy. और आइए नाज़रीन, अब इस वीडियो के जरिए देखते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के चेन्नई दौरे से मुंसलिक बाज़ झलकियां। वणक्कम चेन्नई। I declare the 44th Chess Olympiad open. May the games begin. Sport has always been considered divine in our culture. Tamil Nadu has a strong historical connection with chess. This is why it is a chess powerhouse for India. Our talented youngsters, especially from small towns and villages, are bringing glory. Sport is beautiful because it has inherent power to unite. और अब बात करते हैं पार्लियामेंट की कार्रवाई की। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास आज हंगामे की नजर हो गया। अपोजिशन के हंगामे के बाइस पार्लियामेंट की कार्रवाई आज जरा देर भी न चल पाई। इससे कबल दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। कार्रवाई शुरू होते ही दोबारा हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाइस दोनों ऐवानों की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पार्लिमानी उमूर की वजीर प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि पार्टी के सुप्रीम लीडर होने के नाते सोनिया गांधी को उनके बयान पर मुआफी मांगनी चाहिए। माफी मांग, अनकंडीशनल माफी तो नहीं मांगा है, फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट ये है, इसमें सोनिया जी को जिन्होंने अपॉइंट किया है, बिकॉज कांग्रेस पार्टी का कल उदित राज भी अधीर रंजन जी का स्टेटमेंट सपोर्ट किया है। इससे पहले भी जब मुर्मू जी का कैंडिडेचर अनाउंस हुआ था, तब भी कांग्रेस पार्टी के तरफ से बहुत बुरा बयान आया था। ये सब लेते हुए कांग्रेस और विशेषतः अधीर रंजन का देखते हुए सोनिया गांधी जी माफी मांगना चाहिए। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी के इस बयान को हदफ तनकीद बनाया है, जिसमें उन्होंने सदर जमहूरिया के खिलाफ नाजेबा जबान का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि आला ओहदों पर फाइज लोगों को इस तरह की तजलील कांग्रेस के दौर में होती रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी और पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी से मुआफी मांगने की अपील की। राष्ट्रपति के प्रति अगर कोई हल्की टिप्पणी करता है, अपमान करता है, तो उसको तो बगैर सोचे माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार कांग्रेस के नेता संकोच क्यों कर रहे हैं माफी मांगने पर? क्योंकि ये पहली बार नहीं, बार बार संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान किया है। चाहे सीएजी की बात हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात हो, या बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हों, सबका अपमान पूर्व में भी किया गया। यहाँ तक कि ऑर्डिनेंस को फाड़ने का काम अपनी सरकारों के समय किया। मैं आशा करता हूँ सोनिया जी, राहुल जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं, ये माफ़ी मांगेंगे और बगैर संकोच के माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है। और आसाम पुलिस ने गुज़श्ता 48 घंटों में मुख्तलिफ मकामात से छापेमारी करके 11 अफराद को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि तमाम लोग मुल्क दुश्मन और दहशतगर्दाना सरगर्मियों से वाबस्ता थे। इनमें से 2 अफराद मुस्तफ़ा और अफसरुद्दीन भुइया को मोरीगांव ज़िले से गिरफ्तार किया गया है। बकिया 9 अफराद में से 8 को बारपेटा और 1 को गोलपारा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुस्तफ़ा
एक मदरसा चला रहा था जिसका AQIS और ABT सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होता था। मोरीगांव जिले के SP अपर्णा नटराजन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी थी। उन्होंने कहा था कि इब्तदाई तफ्तीश में पता चलता है कि गिरफ्तार मुस्तफ़ा दहशतगर्द तंजीमों के अरकान के साथ लेन देन में मुंसलिक था और दीगर कई सरगर्मियों में भी मुलव्विस था। इसके अलावा आसाम पुलिस के स्पेशल DGP GP सिंह ने ट्विटर के जरिए बताया कि तमाम गिरफ्तार अफराद आलमी दहशतगर्द तंजीम AQIS की हिमायत याफ्ता ABT से मुताल्लिक़ हैं। हमें कल एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिला था, कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े एक आदमी मोइराबाड़ी का मुस्तफ़ा सन ऑफ रुस्तम अली सोहरिया खान, वो एक मदरसा चलाता है जामिया हुदा मदरसा सोहरिया गांव में। तो एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि कोई जो अंसरुल्लाह बंगला टीम अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसके साथ जो रिलेटेड है, अंसरुल्लाह बंगला टीम का फिनांसिंग के साथ ये इन्वॉल्व है। इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये मुस्तफ़ा पिकअप हुआ, फिर उसके बाद अभी एक केस रजिस्टर हुआ है मोइराबाड़ी PS केस नंबर 156/22 अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। दूसरी जानिब आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि एक मनसूबाबंद ऑपरेशन में मोरीगांव जिले के एक मदरसे से AQIS की हिमायत याफ्ता ABT के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 2 इस्लामी बुनियाद परस्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके नेटवर्क की मुकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर शनाख्त और सुराग लगाने के लिए मज़ीद तफ्तीश जारी है। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट के जरिए बताया कि आसाम के नशेबी इलाकों में मशकूक सरगर्मियों पर सख्त नज़र रखने के नतीजे में आसाम पुलिस ने बारपेटा ज़िले से AQIS हिमायत याफ्ता ABT मॉड्यूल के एक और मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 8 अफराद को फंड की वसूली और तरबियत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी किया गया है। और साल 2021-22 में FDI सरमायाकारों के लिए भारत पसंदीदा मकामात में शामिल हो गया है। गुज़िश्ता साल मुल्क में 6.31 लाख करोड़ रुपए की FDI सरमायाकारी आई थी। सरमायाकारों की सबसे बड़ी दिलचस्पी मैन्युफैक्चरिंग में थी, जहां FDI में 76% इजाफा हुआ। सरकारी बयान के मुताबिक IT, सॉफ्टवेयर और ऑटो सेक्टर में नजर आया। सिंगापुर और अमेरिका इनमें से ज़्यादातर सरमायाकारी भारत में आई। इसके बाद मॉरिशस, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड का नंबर आता है। हुकूमत की आसान FDI पॉलिसी से भी इसमें बहुत ताउन किया। FDI सरमायाकारों की भारत की तरफ दिलचस्पी मजीद बढ़ गई है। मुल्क को दिफा के शोबे में खुद कफील बनाने के इक़दाम के नताइज की वजह से गुज़िश्ता 6 बरस में भारत की दिफाई बरामदात में 8 गुना इजाफा हुआ है। एक तहरीरी जवाब में वज़ीर दिफा ने लोकसभा में बताया कि 2021-22 में बरामदात 12,815 करोड़ रुपए रही, जबकि 2016-17 में ये 1,521 करोड़ थी। इस वक्त तकरीबन 80 ममालिक भारतीय आलात, सब सिस्टम और स्पेयर पार्ट्स दरामद कर रहे हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी की तरफ से दायर करदा हतके इज्जत के मुकदमे पर कांग्रेस लीडरान जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा को सम्मन जारी किया है। ईरानी ने इन दोनों रहनुमाओं की तरफ से अपनी बेटी के खिलाफ लगाए गए इल्जामात के सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ रुपए का हतके इज्जत का दावा दायर किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस के दोनों लीडरों से कहा है कि वो 24 घंटे के अंदर स्मृति ईरानी की बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए रिमार्क्स को हटा दें। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने इतवार को कांग्रेस लीडरों जयराम रमेश, पवन खेड़ा और डिसूजा को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें उनसे अपनी बेटी पर लगाए गए इल्जामात के लिए मुआफ़ी मांगने को कहा गया है। स्मृति ईरानी ने यह कदम कांग्रेस लीडरों के इल्जामात के एक दिन बाद उठाया था। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले का नोटिस लेते हुए सम्मन भेज दिया है।
बीजेपी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी पर बदउनवानी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बदउनवानी का सबसे पुराना गढ़ एआईसीसी है। उनके लीडर ईडी के सामने पुरसुकून रहते हैं और वो सत्याग्रह के नाम पर सड़कों पर तशद्दुद करते हैं, जबकि ममता बनर्जी ने सच्चाई सामने आने के बाद मजबूरी में अपनी पार्टी के लीडर को ओहदे से हटाया है। मुल्क के अवाम इन तीनों जमातों को कभी माफ नहीं करेंगे। मस्कटियर ऑफ करप्शन तो आप जानते ही है कौन है। एआईसीसी, ऑल इंडिया करप्ट कमेटी, जो बन गई है ऑल इंडिया कॉन्फ्रंटेशनल कमेटी। ईडी के सामने इनके नेता साइलेंट होते हैं और ये सत्याग्रह के नाम पर सड़कों पर वायलेंट होते हैं। मीडिया के और विपक्ष के दबाव में, मतलब भारतीय जनता पार्टी जो इस पूरे मुद्दे को लेकर बहुत मुखर है, बंगाल में खासकर, दबाव में आकर ममता बनर्जी ने अपने नंबर 2 को, मतलब पार्था चैटर्जी को आखिरकार हटाने का काम किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अवामी मफाद के लिए काम करने का झूठा वादा किया, मीडिया के सामने सिर्फ सच्चाई का ड्रामा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब अदालत उनके लीडर सत्येंद्र जैन को कसूरवार मानती है और उन्हें किसी किस्म की रियायत नहीं दे रही है, तो फिर आप उन्हें ओहदे से क्यों नहीं हटा देते, जबकि सच सामने आने पर ममता बनर्जी को भी अपनी पार्टी से बदउनवान लीडर को हटाना पड़ा। कट्टर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति है, वो तो कट्टर हवालेबाज है, वो तो कट्टर आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है। अब मुझे बताइए केजरीवाल जी, क्या आपकी बात को माना जाए या दिल्ली हाईकोर्ट की बात को माना जाए? ऐसी क्या मजबूरी है कि ममता दीदी तक अपने नंबर 2 को सैक कर देती है, इस्तीफा ले लेती है, परंतु आप अपने नंबर 2 को सैक नहीं कर पा रहे हैं, उनका इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी कौन सी केजरीवाल फाइल सत्येंद्र जैन के पास है? और कर्नाटक के मंगलूर शहर में मास्क पहने कुछ लोगों ने एक नौजवान को निशाना बनाया और उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। इस वाकये में नौजवान की जान चली गई। कत्ल के वाकये के बाद इलाके में कशीदगी है, जिसके पेश नज़र पुलिस की जानिब से तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। पुलिस ने पूरे इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। रियासत के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नज़्म के मुताबिक कल शाम एक मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। हुक्काम के मुताबिक सूरत हाल काबू में है। एडीजीपी ने कहा कि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है, जिसकी जांच की जा रही है। There has been a case of assault in which one person named Fazil, he has been killed. He succumbed to injuries and then his body was taken to AJ hospital. So now cremation is over. The situation is peaceful, and right now our officers under the leadership of CP Shashi Kumar now will focus on the investigation. There is some clue because we have got there is CCTV footages. We have to check all the CCTV footages in and around the area. And there is one vehicle which has been used for the purpose of commission of offence. So that vehicle may give us some lead, and we are sure that we will crack the case very soon. But the thing is that such type of incidents should not take place. And Dakshin Kannada in recent past 2-3 incidents have taken place. गुज़िश्ता एक हफ्ते में जनूबी कन्नड़ जिले में कत्ल का तीसरा वाक़या सामने आया है। जिले में मुसलसल हलाकतों के बारे में वज़ीर आला बसवराज बोमई ने कहा कि हुकूमत के लिए हर एक की जान कीमती और यकसा है। उन्होंने तमाम मामलात में सख्त कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई। इससे पहले कल कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोमई ने बीजेपी कारकुन प्रवीण नेतारू के घर जाकर सोगवार खानदान को तसल्ली दी। वजीर आला ने प्रवीण के अहले खाना के लिए 50 लाख रुपए की इमदाद का भी ऐलान किया। नेशनल कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल का राष्ट्रपति आज का राष्ट्र सेवक आशीर्वाद तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्ध मत के संतों ने शिरकत की। संतों ने मुत्तहिदा भारत के तमाम मज़ाहिब की हमगीर मसावात की मिसाल पेश की। इस मौके पर साबिक़ सदर जमहूरिया ने कहा कि मैं जहाँ भी रहा, जिस ओहदे पर रहा, अहले वतन ने हमें बहुत इज्जत दी है। सबको
और सदैव समान स्नेह के साथ अपनाना एक प्रकार का समभाव ही होता है। यह समभाव हमारे देश की विशेषता रही है। इसी प्रकार समभाव का एक रूप सामाजिक समरसता भी है। इसी सभागार में एक साथ बैठे अनेक पंथों और सामाजिक वर्गों के लोग समभाव के धागे से आपस में जुड़े हुए हैं। यह समभाव ही राष्ट्रीय एकता व अखंडता का आधार है। इस भाव के प्रति सम्मान रखने वाले आप सभी लोग राष्ट्र निर्माता भी हैं और राष्ट्र सेवक भी हैं। और खेल की खबरों में दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय खातून टेबल टेनिस टीम ने जीत के साथ अपनी मुहिम का आगाज किया। खातून टीम ने पहले मुकाबले में जनूबी अफ्रीका को 3-0 से शिकस्त दी। दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने अपने पहले T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 155 रन का हदफ दिया है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 64 रन पर अपने 5 विकेट खो दिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय खातून क्रिकेट टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर में 154 रन बनाए। भारत की तरफ से हरमनप्रीत कौर ने सबसे ज्यादा 52 रन बनाए। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। ये मैच त्रिनिदाद के ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में बतौर कप्तान रोहित शर्मा और निकोलस पॉन्ड आमने सामने होंगे। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। आने वाले दिनों में किस तरह का